आशु ने ब्लड के रंग के अवतार को पैलेस के अंदर चलने के लिए कंट्रोल किया, लेकिन उसे कोई डायमेंशनल क्रिएचर नहीं दिखा। कुछ कदम चलने के बाद उसके बगल में मौजूद एक स्टोन स्टैच्यू अचानक जिंदा हो गया। वो स्टोन एक योद्धा की तरह था, जो सोर्ड एंड शील्ड बरैरन को पकड़े टोकरे हुए था। जब आशु उसके करीब पहुंचा तो वो जिंदा हो गया और स्टोन स्वॉर्ड से हमला कर दिया। आशु को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ब्लड के रंग के अवतार के पास खड़ी फायर फर्नेस क्वीन ने अपने मुंह से एक फायर बाइनल रिलीज कर दी, जिसने स्टोन स्टैच्यू को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब आशु होटल वापस लौटा तब तक उसने फायर फर्नेस क्वीन और सिल्वर वाइंटर स्नेक कंपेनियन एग को इंक्यूबेट कर लिया था। फायर फर्नेस क्वीन, एपिक लाइफ प्रोविडेंस फायर एलिमेंटल बॉडी, लाइफ सोल फ्लेमिंग क्राउन, स्ट्रेंथ 36, स्पीड 37, कॉन्स्टिट्यूशन 32, प्राइमोर्डियल एनर्जी 37, टैलेंट स्किल फायर बुलेट फायर, फर्नेस फायर एलिमेंटल एफिनिटी कंपेनियन फॉर्म, फ्लेमिंग क्राउन फायर फर्नेस क्वीन के स्टैट्स एपिक क्रिएचर्स के बीच टॉप नॉच माने जा सकते थे, लेकिन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड के कंपैरिजन में उसकी अटैकिंग पावर काफी इंफीरियर थी। उसकी कंपेनियन फॉर्म फायर एलिमेंटल पावर्स को ऑगमेंट करती थी, जो आशु के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं थी। हालांकि फायर फर्नेस क्वीन के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। उसका फायर एलिमेंटल बॉडी नाम का लाइफ प्रोविडेंस और फायर एलिमेंटल एफिनिटी प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल की मदद से वो लंबे समय तक फायर एलिमेंटल प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल एक्टिवेट रख सकती थी। इसके साथ ही फायर फर्नेस का लार्ज एरिया ऑफ अटैक 100 मीटर के एरिया को आग के समुद्र में बदल सकता था, जो लंबे समय तक जलता रहता था। ये मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए एक शानदार स्किल थी। हालांकि बनाना फेरी की ग्रैंड इन विंड ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन इसे आशु को बार बार एक्टिवेट करना पड़ता था। इसके उलट फायर फर्नेस को बस एक बार कास्ट करने की जरूरत होती थी और इसके बाद वो एरिया 1 घंटे तक सी ऑफ फ्लेम्स की तरह जलता रहता था। जो भी मॉन्स्टर उसमें दाखिल होता था जलकर मर जाता था। ऑफ कोर्स ये उन डायमेंशनल क्रिएचर्स के लिए अलग मामला था जो फायर फर्नेस की फ्लेम्स को बर्दाश्त कर सकते थे। आशु इसका इस्तेमाल मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कर सकता था, जिससे ऑर्डिनरी मॉन्स्टर के साथ उलझने से बचा जा सकता था। यह बहुत ज्यादा कन्वीनियंट था और उसकी हंटिंग एफिशिएंसी को बढ़ा देता था। आशु को शुरू में लगा था कि इस जगह, जिसका नाम कर्स डीमन पैलेस था, में ऐसे कई मॉन्स्टर होंगे जो कर्सेस का इस्तेमाल करते होंगे, इसलिए ट्रुथ लिसनर उन्हें पूरी तरह कंट्रोल कर सकता था। लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशंस के उलट यहां केवल स्टोन मॉन्स्टर्स थे, जैसे कि स्टोन योद्धा, स्टोन लायंस और स्टोन स्कॉर्पियंस। पूरा पैलेस स्टोन स्टैच्यू से भरा हुआ था, जो सभी पावरफुल डायमेंशनल क्रिएचर थे, जिनके शरीर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन इनमें से कोई भी कर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसलिए ट्रुथ लिसनर इयरिंग भी रिएक्ट नहीं करती थी। बाद में आशु ने यह पहचानने की जहमत नहीं उठाई कि कौन से स्टोन जिंदा थे और कौन से मरे हुए। जहां भी वो जाता, वो फायर फर्नेस क्वीन को फायर फर्नेस कास्ट करने के लिए कहता, जिससे वो एरिया फ्लेम्स के समुद्र में बदल जाता और अंदर मौजूद स्टोन स्टैच्यू जलकर मर जाते। रिजल्ट के तौर पर फोन स्क्रीन पर भी डायमेंशनल क्रिएचर्स को मारने की नोटिफिकेशन लगातार आती रहीं। कई डायमेंशनल क्रिस्टल भी ड्रॉप हुए। बेबी टाइगर के साथ जो डायमेंशनल क्रिस्टल ड्रॉप हुए वे काफी अच्छे थे। कई स्टैट क्रिस्टल 30 पॉइंट से ज्यादा थे। एक स्टोन योद्धा से एक प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल भी ड्रॉप हुआ। फायर फर्नेस क्वीन के साथ एरिया को क्लियर करते हुए आशु एक पैलेस के पास पहुंचा, जो उसका रास्ता ब्लॉक कर रहा था। पैलेस का स्टोन से बना दरवाजा पूरी तरह बंद था और उस पर आंसू ने टेम्पल के मुख्य दरवाजे पर बनी कार्विंग देखी। टेम्पल के बाहर की तरफ शील्ड पर एक महिला की साइड प्रोफाइल थी, लेकिन अंदर एक फर्क था। शील्ड पर बनी महिला सामने की तरफ देख रही थी। कोई भी बता सकता था कि ये एक बेहद सुंदर लड़की थी। उसकी आंखें समुद्र की तरह गहरी और मोहक थीं। हालांकि ये सिर्फ एक कार्विंग थी, लेकिन इसे देखकर एक बार फिर देखने का मन करता था। आशु ने एक नजर डाली और उसने महसूस किया कि उसके कान हीटअप हो रहे हैं। ट्रुथ लिसनर इयरिंग बहुत इंटेंस हीट एमिट कर रही थी। फिर उसने महसूस किया कि टेरिफाइंग प्राइमोर्डियल एनर्जी उसके शरीर में एंटर हो रही थी, जिससे उसका पूरा शरीर प्राइमोर्डियल एनर्जी से लपालप हो गया था, जो लगातार बाहर रिस रही थी। इतने बड़े अमाउंट में प्राइमोर्डियल एनर्जी, अगर ट्रुथ लिसनर की इयरिंग ना होती तो ब्लड के रंग का अवतार शायद मर गया होता। आशु ने घबराते हुए सोचा। जल्दी ही आशु को रियलाइज हुआ
कि जब तक ब्लड के रंग का अवतार उस फेरी से भी ज्यादा खूबसूरत अप्सरा जैसी लड़की की आंखों को नहीं देखता जो स्टोन से बने दरवाजे पर कार्व की गई थी, तब तक ट्रुथ लिसनर रिएक्ट नहीं करता। इसका मतलब था कि स्टोन स्टैच्यू की आंखें प्रॉब्लम का सोर्स थीं। आशु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ट्रुथ लिसनर की हीरिंग पर भरोसा करते हुए उस खूबसूरत लड़की की आंखों को पूरी तरह से नलिफाई कर दिया। जब वो दरवाजे के पास पहुंचा तो आंसू ने ब्लड के रंग के अवतार को पूरी ताकत लगाकर उसे पुश करने के लिए कंट्रोल किया, लेकिन स्टोन का दरवाजा टस से मस नहीं हुआ, मानो उसे सील कर दिया गया हो। आशु ने स्टोन से बने उस दरवाजे पर ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड से भी कुछ बार स्लैश किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस पर डिवाइन पावर की प्रोटेक्शन थी। ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड के एवर विक्टोरियस ट्रेड के बावजूद वो दरवाजे पर कोई निशान तक नहीं छोड़ पाया। उसे खोलना तो दूर की बात थी, जब दरवाजा है तो दाखिल होने का रास्ता भी होगा। लेकिन मैं कैसे अंदर जा सकता हूं? आशु ने दरवाजे के आसपास चक्कर लगाए, ये उम्मीद करते हुए कि वो इसे खोलने के लिए कोई मैकेनिज्म ढूंढ सके। जब आशु के हाथ उस सुंदर लड़की की आंखों पर टच हुए तो एक क्लिक की आवाज आई, जैसे कोई मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया हो। दरवाजा अपने आप लेफ्ट और राइट साइड सेपरेट हो गया। दरवाजा खुलने पर पता चला कि पैलेस के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं थी। आशु ने ट्रुथ लिसनर की एबिलिटी से पैलेस को स्कैन किया और वहां कई स्टोन पिलर्स और कुछ ब्रेजियर देखे, क्योंकि पैलेस बहुत बड़ा था। ट्रुथ लिसनर की हियरिंग गहराई तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि पास में कोई डायमेंशनल क्रिएचर या स्टोन स्टैच्यू नहीं डिस्कवर नहीं हुआ। आशु ने ब्लड के रंग के अवतार को पैलेस में एंटर होने के लिए कंट्रोल किया। एंटर होते ही दरवाजा उसके पीछे अपने आप बंद हो गया। ब्रेजियर की 2 कतारें जल उठीं और पैलेस के सबसे गहरे हिस्से तक फैल गईं। बिल्कुल बॉलीवुड की किसी भूतिया मूवी की तरह आशु ने अंदर देखा और देखा कि एक सुंदर लड़की सिंहासन पर बैठी थी। उसकी अपीयरेंस उस शील्ड पर बनी सुंदर महिला के जैसी थी। वो लग रही थी जैसे किसी पेंटिंग से बाहर आई हो। हालांकि वो पेंटिंग से भी कहीं ज्यादा चार्मिंग थी, स्पेशली उसकी आंखें। हालांकि वे कार्टूनिश थीं, वे इतनी मोहक थीं कि उसकी नजरें उससे हटी ही नहीं। एक नजर में ब्लड के रंग के अवतार का शरीर तुरंत एक स्पेशल चेंज से होकर गुजरने लगा। उसका ब्लड के रंग का शरीर एक स्टैच्यू की तरह स्टोन में बदल गया और गेम स्क्रीन काली हो गई। मैं मर गया, ट्रुथ लिसनर ईयर में ईयरिंग वर्क क्यों नहीं कर रही थी? आशु को यह सब काफी अजीब लगा। पहले ट्रुथ लिसनर ईयरिंग इफेक्टिव साबित हुई थी, लेकिन पैलेस में सिंहासन पर बैठी लड़की को देखने के बाद वे पूरी तरह से यूजलेस क्यों हो गईं? भले ही वो लड़की मिथिकल स्टेज पर हो और ट्रुथ लिसनर ईयरिंग उसकी इमेंस पावर से निपटने के लिए इनफ स्ट्रांग ना हो, तब भी उसे पूरी तरह से नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। यह आशु के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग था। कुछ सोचने के बाद आशु केवल एक पॉसिबिलिटी पर पहुंच पाया, क्योंकि ट्रुथ लिसनर ईयरिंग से कोई रिएक्शन नहीं मिला। इसका मतलब है कि पैलेस में लड़की की आंखों और शील्ड पर बनी सुंदर महिला की आंखों में सेम पावर नहीं है। इसने आशु की दिलचस्पी को और ज्यादा बढ़ा दिया। उसने फिर से खून टपकाया और कर्स डीमन पैलेस में एंटर हो गया और सीधे उस लड़की की तरफ बढ़ा। पैलेस में एंटर होने के बाद आशु ने ब्लड के रंग के अवतार से अपनी आंखें बंद रखने को कहा। उसने लड़की को देखने से भी परहेज किया ताकि वो लड़की की नजरों से पेट्रिफाइड होने से बच सके। सच में ये तरीका कारगर साबित हुआ जब तक उसने लड़की की आंखों को नहीं देखा। वो पेट्रिफाइड नहीं हुआ क्या? ये लड़की मिथ्स कि वो फेमस लीजेंडरी क्रिएचर है, आशु ने पहले पेनिनसुला ऑफ गोड्स के रिगार्डिंग एक मिथ पढ़ा था। जब उसने लड़की की पेट्रिफाइड नजर देखी तो उसे एक फेमस मॉन्स्टर की याद आई जो मिथ्स में थी, मेड्यूसा मेडुसा, जिसे नागरानी हिनिसा के नाम से भी जाना जाता था। एंसिएंट मिथ्स में मेड्यूसा एक नेचुरल डीमन थी। उसका पोर्ट्रेट शील्ड पर इंग्रेव किया जाता था ताकि बुराई को दूर किया जा सके। एक और मिथ था जिसमें कहा गया था कि मेड्यूसा एक सुंदर लड़की थी जो गॉडेस ऑफ विजडम से कंपीट करने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर उसे गॉडेस ऑफ विजडम ने सिर काटकर मौत के घाट उतार दिया और उसे एक शील्ड बोर्ड हैंस जोल्ड फॉर एम्बेडेड कर दिया। मॉडर्न लोग यूजुअली ये मानते हैं कि मेड्यूसा का शरीर स्नेक जैसा था और उसका सिर ह्यूमन का था, लेकिन एक और एंशिएंट मिथ में कहा गया था कि केवल मेड्यूसा के बालों में जहरीले स्नेक होते थे। इसके अलावा उसमें और ह्यूमंस में कोई और डिफरेंस नहीं था। आशु नहीं जानता था
कि कौन सा मिथ इन डायमेंशनल जोन से मेल खाता है। हालांकि अगर ये लड़की सच में मेड्यूसा थी तो बाद वाला मिथ ज्यादा सही लगता था। लड़की सिंहासन पर बैठी थी और जैसे जैसे ब्लड के रंग के अवतार ने कदम बढ़ाए वो हर कदम को देख रही थी। उसने कोई मूवमेंट नहीं की और वहां शांत बैठी रही। आंसू धीरे धीरे लड़की के पास पहुंची। अब वो ऑलरेडी सिंहासन तक पहुंच चुका था, लेकिन उसने अभी तक उसे मूव होते हुए नहीं देखा। ये तो एक डमी नहीं हो सकती, आशु ने सोचा। हालांकि उसे लड़की को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, बल्कि वो बहुत खूबसूरत थी। बेहद खूबसूरत। खास बात यह थी कि उसके खूबसूरत लंबे बालों में इंडिस्क्राइबेबल चार्म था। वो किसी डमी की तरह बिल्कुल नहीं लग रही थी। ब्लड के रंग का अवतार पहले ही लड़की के पास पहुंच चुका था, लेकिन लड़की वहीं बैठी रही, बिल्कुल मोशनलेस। वो बस अपनी आंखों से उसे देख रही थी। उसका कुछ बोलने का कोई इरादा नहीं था। क्या यह सच में एक डमी है? आशु ने सोचा, और फिर उसने लड़की का चेहरा पींच करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। वो फ्लैशी और वार्म थी, ये साफ तौर पर नकली नहीं थी। जब आशु ने लड़की को टच किया तो उसके एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। लगभग तुरंत उसका खूबसूरत चेहरा एक फेरोसियस घोस्ट की तरह बदल गया। उसके खूबसूरत बाल जहरीले स्नेक्स में बदल गए और वो एक खूबसूरत लड़की से एक टेरिफाइंग डिमोनेस में बदल गई। उसके पीछे स्वान के विंग्स अपीयर हुए। जब उसने मुंह खोला तो उसमें दांतों की भरमार थी और वो आंसू पर अजीब तरह से फुफकारने लगी। आंसू खुद को अपनी आंखें खोलने और एक झलक उसे देखने से रोक नहीं सका। ट्रूथ लिसनर ईयरिंग से स्कॉचिंग एनर्जी रिलीज होने लगी, जिससे आंसू के कान लगभग जल गए। साथ ही बड़े अमाउंट में प्राइमोर्डियल एनर्जी उसके शरीर में एंटर होने लगी। अजीब है, अब ट्रूथ लिसनर क्यों वर्क कर रहा है? आशु पजल था, लेकिन यह सोचने का वक्त नहीं था। डिमोनेस ऑलरेडी उसे निगलने की कोशिश कर चुकी थी। खौफनाक जहरीले स्नेक्स को गिनना मुश्किल था। उन्होंने लगभग पूरे पैलेस को एनवलोप कर लिया था, जिससे आशु के लिए डॉज करना नामुमकिन हो गया था। इसलिए आशु ने अपनी स्वॉर्ड म्यान से निकाली और सामने के जहरीले स्नेक्स पर हमला कर दिया। लेकिन जब सामने के स्नेक जख्मी हुए तो कहीं और से और भी ज्यादा स्नेक आ गए। उन्होंने ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड को घेर लिया और यहां तक कि कुछ स्नेक ने ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड को बाइट भी किया, जिससे उसमें दरारें पड़ने लगी। आशु का मन ठिठक गया और उसने एंसिएंट एम्परर मंत्रा पर स्विच करते हुए इनवर्स एंसिएंट एम्परर लाइफ सोल को बुलाई और डीमन ड्रैगन ट्रू बॉडी को एक्टिवेट कर दी। पावरफुल डीमन ड्रैगन ट्रू बॉडी के ऑगमेंटेशन के साथ ब्लड के रंग के अवतार ने स्नेक्स के काटने को नजरअंदाज करते हुए मेड्यूसा की तरफ दौड़ लगाई। जहरीले स्नेक्स ने डीमन ड्रैगन ट्रू बॉडी के स्केल्स पर काटा, लेकिन वे उस पर केवल हल्के दांतों के निशान ही छोड़ सके। हालांकि स्नेक्स का पॉइजन उसके शरीर में घुस चुका था, लेकिन आंसू का पॉइजन रेसिस्टेंस बहुत हाई था और डीमन ड्रैगन ट्रू बॉडी के ऑगमेंटेशन की वजह से पॉइजन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। दोनों हाथों से स्नेक्स को पकड़कर उसने उन्हें चीर डाला। फिर वो मेड्यूसा की तरफ दौड़ा और उसके सीने पर जोरदार मुक्का मारा। मेड्यूसा भी हार मानने को तैयार नहीं थी और उसने आंसू से मुकाबला किया। उसकी स्पीड आंसू से तेज थी, लेकिन स्ट्रेंथ के मामले में वो डीमन ड्रैगन ट्रू बॉडी जितनी स्ट्रांग नहीं थी, जिस वजह से कुछ समय तक दोनों में कोई साफ साफ विनर नजर नहीं आया। आशु की डीमन ड्रैगन ट्रू बॉडी आमतौर पर केवल 10 सेकंड तक टिक सकती थी, लेकिन आशु लगातार मेड्यूसा की आंखों को देखता रहा। मेड्यूसा की पेट्रिफिकेशन एबिलिटी ने आशु को ट्रूथ लिसनर ईयरिक का तुरिंग को छूट ईयरिंग के थ्रू बड़े अमाउंट में प्राइमोर्डियल एनर्जी प्रोवाइड कराई। इससे वो डीमन ड्रैगन ट्रू बॉडी को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सका। मेड्यूसा की स्ट्रॉन्गेस्ट आइज ऑफ पेट्रिफिकेशन आशु पर बेअसर थी। उसके लंबे स्नेक्स जैसे बालों का भी आशु पर कोई खास असर नहीं हुआ। लड़ाई बराबरी की थी, जिससे विनर को डिटरमाइन करना मुश्किल हो रहा था। हालांकि आशु के पास बड़े अमाउंट में प्राइमोर्डियल एनर्जी थी, जिससे उसे पावर मिल रही थी। फिर भी ये डीमन ड्रैगन ट्रू बॉडी के एनर्जी एक्सपेंडिचर को बनाए रखने के लिए इनसफिशिएंट थी। वक्त के साथ वो डीमन ड्रैगन ट्रू बॉडी को मेंटेन रखने में अनेबल होने लगा। इसके अलावा भले ही वो इसे बनाए रख पाता, डीमन ड्रैगन ट्रू बॉडी भी मेड्यूसा को मारने के लिए इनफ नहीं थी। वो केवल अनडिफीटेड स्टेट को बनाए रख सकता था। आशु ने सोचा कि बेहतर होगा कि वो अपनी प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमॉर्टल को यूज करे। डीमन ड्रैगन ट्रू बॉडी में रहते हुए
उसने एक्सट्रीमली पोटेंट एनर्जी का एक्सप्लोजन करने का फैसला लिया ताकि वो मेड्यूसा को खत्म कर सके। रोशनी और शैडोज आपस में टकराईं और मेड्यूसा के शरीर पर जख्म छोड़ गईं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे मार नहीं सका। इसके उलट जब मेड्यूसा के खून के छींटे आंसू पर पड़े तो उसमें पॉइजन के सिम्टम्स शो होने लगे। आंसू की प्राइमोर्डियल एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी और सप्लाई की भी कमी थी। इसकी वजह से डीमन ड्रैगन ट्रू बॉडी ऑटोमेटिकली ही गायब हो गई और ब्लड के रंग के अवतार को जहरीले स्नेक्स ने काटकर बेरहमी से मार डाला, ट्रुथ लिसनर और डीमन ड्रैगन ट्रू बॉडी के साथ। ये काफी सरप्राइजिंग है कि मैं मेड्यूसा का आमने सामने मुकाबला कर सका। हालांकि उसे मारना अभी भी मुश्किल है, लेकिन इसके हाई चांसेस हैं। आशु ने सोचा कि वो मेड्यूसा को कैसे हरा सकता है जब तक मेड्यूसा को मारने का कोई तरीका नहीं ढूंढ लेता। आशु ने तय किया कि वो कर्स डीमन पैलेस वापस नहीं जाएगा, क्योंकि वहां ड्रॉप रेट भी बहुत लो था। यहां तक कि बेबी टाइगर के ऑगमेंटेशन के बावजूद वहां कुछ खास ड्रॉप नहीं हुआ। कुछ आराम के बाद आशु ने फिर से अपना गेम चालू किया और म्यूजिक टेम्पल में एंटर होना चूज किया। म्यूजिक टेम्पल में एंटर होते ही आशु ने एक अजीब और मैजिकल म्यूजिकल नोट को हवा में विंग्स के साथ उड़ते हुए देखा। जब वो म्यूजिकल नोट उड़ रहा था, उसने स्ट्रेन साउंड वेव प्रोड्यूस की जो एक साउंड वेव के सिमिलर ही अटैक पावर रिलीज कर रही थी। हालांकि लेजेंडरी लेवल का सोनार अटैक आशु के खिलाफ बेकार था, एक ही स्ट्राइक में आशु ने उस म्यूजिकल नोट को चकनाचूर कर दिया। लेजेंडरी म्यूजिकल नोट स्पिरिट मारी गई। डायमेंशनल क्रिस्टल डिस्कवर हुआ है। आशु ने देखा कि एक डायमेंशनल क्रिस्टल जमीन पर पड़ा था, लेकिन वो केवल 14 वैल्यू वाला स्पीड क्रिस्टल था। उसे उठाने की जहमत न करते हुए वो बेबी टाइगर के साथ म्यूजिक टेम्पल के अंदर गहराई की तरफ बढ़ता गया। म्यूजिक टेम्पल में समय समय पर म्यूजिकल नोट स्पिरिट्स उड़ती हुई आती रही। हालांकि वे सभी एक जैसी नजर आ रही थीं और हर नोट पर विंग्स ग्रो हो रहे थे, लेकिन उनमें से हर एक थोड़ा अलग था। इसके अलावा उनके सोनार अटैक भी कुछ हद तक अलग थे, लेकिन वे सभी आशु के खिलाफ बेकार साबित हुए। कुछ समय तक लड़ाई करने के बाद कई डायमेंशनल क्रिस्टल ड्रॉप हुए, यहां तक कि एक प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल भी। हालांकि ये म्यूजिकल नोट स्पिरिट्स केवल लेजेंडरी क्लास की थी, जो आशु के लिए बेकार थी। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या तुम जल्द ही आजाद होने वाले हो? निहाल ने फोन किया और एक्साइटेड होते हुए कहा। क्या हुआ आशु निहाल के इस बिना सिर पैर वाली बात करने के तरीके का आदी हो चुका था। जिस चोर ने इनविजिबिलिटी रोप कंपेनियनिंग चुराया था, उसे ढूंढ लिया गया है। बैन जल्दी ही हटा लिया जाएगा, निहाल ने कहा। उसे ढूंढ लिया गया है? वो कौन है? आशु ने सरप्राइज होकर पूछा। उसने पाया कि पेनिनसुला ऑफ गोड्स के लोकल नोबल्स काफी एफिशिएंट थे। उन्होंने इतनी जल्दी किसी को ढूंढ लिया? मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन वो हाल ही में डिस्कवर हुए। गॉडेस ऑफ विजडम टेम्पल में फंसा हुआ है। वो बच नहीं पाएगा। मुझे यकीन है कि उसे जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा, निहाल ने कहा। आशु थोड़ा चौंक गया और उसने मन ही मन सोचा, क्या हाल ही में डिस्कवर हुआ गॉडेस टेम्पल कर्स डीमन पैलेस नहीं है? क्या वहां लोग भेजे गए हैं? आशु ने पूछा। हां, लेकिन उन्हें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। जो एक्सपर्ट्स अंदर गए थे, उनमें से केवल एक ही वापस आ पाया। अब लॉर्ड इंद्रजीत लोगों को हायर कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में चोर को जरूर पकड़ लिया जाएगा, निहाल ने जवाब दिया। क्या तुम्हें पता है कि उन्हें किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? आशु ने पूछा। हालांकि उसे पहले ही अंदाजा हो चुका था कि वे स्टोन से बने दरवाजे पर ही फंसे होंगे। मैं अभी तक पूरी तरह श्योर नहीं हूं। वापस लौटे इपिक एक्सपर्ट के अनुसार उसने दूर से इपिक एक्सपर्ट्स को स्टोन स्टैच्यू में बदलते हुए देखा। उसे पता नहीं था कि क्या हुआ, निहाल ने समझाया। एज एक्सपेक्टेड, आशु को पता था कि स्टोन के बने दरवाजे के सामने कुछ गड़बड़ हुई है। उस पर मौजूद मेड्यूसा ने उन्हें स्टोन स्टैच्यू में बदल दिया होगा। हालांकि मामला निहाल की प्रेडिक्शन के जितना सिंपल नहीं था। कुछ दिनों बाद भी बैन नहीं हटाया गया, इसलिए आशु और जीवन को पेनिनसुला ऑफ कोर्ट्स पर ही रुकना पड़ा। निहाल के अकॉर्डिंग इंद्रजीत ने कई एक्सपर्ट्स को अंदर भेजा था, लेकिन उनमें से ज्यादातर या तो मारे गए या जख्मी हो गए। फिर भी वे उस ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के आदमी को पकड़ने में नाकाम रहे। अब उन्हें शक होने लगा था कि वो गॉडेस ऑफ विजडम का टेम्पल नहीं, बल्कि मेड्यूसा का पैलेस था। एंट्रेंस पर ही कई इपिक एक्सपर्ट्स पेट्रिफाइड हो गए थे। ये मामला कुछ अजीब लगता है।
जीवन ने माथे पर बल लाते हुए कहा, क्या अजीब है। आशु ने पूछा, पेनिनसुला ऑफ गॉड्स आखिरकार उनकी टेरिटरी है, फिर भी एक ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का इंसान इतनी बड़ी हलचल मचा सकता है। इंद्रजीत ने इतने सारे एपिक एक्सपर्ट्स भेजे, फिर भी वे उसे पकड़ नहीं पाए। ये अपने आप में बहुत प्रॉब्लमैटिक है। थोड़ा रुकने के बाद जीवन ने कहा, मुझे लगता है कि दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी यह है कि उस इंसान ने इनविजिबिलिटी रोब को पहले ही इंक्यूबेट कर लिया है, जिससे वो इतने सारे एक्सपर्ट्स के पीछा करने के बावजूद सरवाइव कर पा रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? आशु ने पूछा। दूसरी पॉसिबिलिटी और भी दिलचस्प है। शायद कोई पर्दे के पीछे से खेल कर रहा है। वे इनविजिबिलिटी रोब का इस्तेमाल पेनिनसुला ऑफ गॉड्स के एरिस्टोक्रेटिक परिवारों के खिलाफ कुछ करने के लिए करना चाहते हैं। जीवन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज काफी तेज थी। आंसू और जीवन को ये अजीब लगा। रूम में डोरबेल लगी हुई थी, तो उस पर्सन ने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि वो निहाल था। निहाल ने उन्हें अजनबी नहीं समझा। वो सीधे अंदर आया और सोफे की तरफ बढ़ा। उसने खुद के लिए एक गिलास पानी भरा और उसे पीने के बाद आंसू और जीवन से कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी अच्छे दिन आ गए। आरेगासिस, क्या चोर पकड़ लिया गया है? आशु ने पूछा। अगर वो पकड़ लिया गया होता तो हमारे अच्छे दिन कहां होते? फिलहाल कोई भी उस चोर को पकड़ नहीं सका है। वो आदमी अब तक नहीं मिला। लॉर्ड इंद्रजीत को शक है कि वो पैलेस के अंदर छिपा हुआ है, लेकिन क्योंकि कोई भी पैलेस का दरवाजा नहीं खोल सकता लॉर्ड। इंद्रजीत ने एक रिवॉर्ड मिशन इशू किया है। जो भी पैलेस का दरवाजा खोल सकता है उसे बड़ा इनाम मिलेगा। निहाल ने आशु और जीवन की तरफ उम्मीद से देखते हुए कहा, तो क्या ख्याल है, क्यों ना हम मिलकर पैलेस का दरवाजा खोलें? आशु को यह सुनकर अजीब लगा। पैलेस का दरवाजा खोलना मुश्किल नहीं था। अगर कोई अपनी आंखें बंद करके खूबसूरत महिला की आंखों को देखे बिना दरवाजे तक पहुंचे और उसकी आंखों को प्रेस कर दे तो दरवाजा खुल सकता है। लोग इतने आसान प्रोसेस में फेल हो रहे हैं। यह बात उसे चौंका रही थी। इनफैक्ट आशु गलत था। पेट्रिफिकेशन से बचना मुश्किल नहीं था, क्योंकि यह तभी होता जब कोई दरवाजे पर बनी खूबसूरत औरत की आंखों को देखता। यह पैलेस के अंदर की मेड्यूसा की तरह नहीं था। मेड्यूसा के मामले में भले ही कोई उसकी आंखों को ना देखे, फिर भी अगर वो किसी को देखती तो वो पेट्रिफाइड हो जाता। लेकिन भले ही कोई पेट्रिफाइड ना भी हो, सभी को शक था कि पैलेस की मालिक मेड्यूसा ही है। ये पता होते हुए भला मेड्यूसा की आंखों को छूने की हिम्मत कौन करता? इसलिए यह प्रॉब्लम जस की तस बनी रही और कोई भी पैलेस का दरवाजा नहीं खोल सका। अगर यह सिर्फ पैलेस का दरवाजा खोलने जैसा छोटा सा काम है तो महान निहाल को हमारी मदद की क्या जरूरत? जीवन ने मजाक में कहा। मोटी चमड़ी का निहाल जरा भी शर्मिंदा नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यहां तक कि महान हीरोज को भी साथियों की जरूरत होती है। जैसे 6 फेडरेशन हीरोज ने भी मिलकर फेडरेशन की कहानियां अमर की थीं। मुझे लगता है कि हम एक फेडरेशन ऑफ लेजेंड्स बना सकते हैं और पैलेस का दरवाजा एक साथ खोल सकते हैं, जिससे एक लीजेंडरी स्टोरी बन सके। क्या ख्याल है? इंद्रजीत कितना पे कर रहा है? आशु ने पूछा। 10 ईपिक कंपेनियन एग्स एंड वे सभी प्लूटो टेम्पल के हैं। ये सब बेहतरीन चीजें हैं। आम लोग प्लूटो टेम्पल में एंटर भी नहीं हो सकते। इसके अलावा पेनिनसुला ऑफ गॉड्स का एक परमानेंट एंट्री पास भी है, जो पेनिनसुला ऑफ गॉड्स के पब्लिक डायमेंशनल जोन्स में परमानेंट एंट्री अलाउ करता है। यह इनाम स्पेशली फ्रीलांस हंटर्स के लिए है, निहाल ने कहा। यह सुनने में तो अच्छा लग रहा है। प्लूटो टेम्पल में मिलने वाले एपिक कंपेनियन एग्स कौन कौन से हैं? आशु ने थोड़ी दिलचस्पी के साथ सवाल किया। वे सभी अंडरवर्ल्ड क्रिएचर्स के कंपेनियन एग्स हैं। इनमें कई अलग अलग टाइप के हैं और इन्हें बाजार में खरीदना लगभग नामुमकिन है। प्लूटो टेम्पल लॉर्ड इंद्रजीत के परिवार का है। इसमें बाहरी लोगों को अंदर जाने की परमिशन नहीं, हे निहाल ने कहा, क्योंकि उसे भी शायद ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो क्या ख्याल है? सोचो हम तीनों साथ चलेंगे, कंपेनियन एग्स को बराबर बराबर बांट लेंगे। पास तुम्हारा होगा। निहाल ने उन्हें मनाने की कोशिश जारी रखी। ठीक है, लेकिन मेरी एक और कंडीशन है। आशु ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। कौन सी कंडीशन? निहाल ने हैरानी से पूछा। मैं प्लूटो टेम्पल विजिट करना चाहता हूं। मुझे बस एक मौका चाहिए। आशु प्लूटो टेम्पल जाना चाहता था ताकि यह देख सके
कि वहां एक छोटा हथेली का निशान है या नहीं। आशु ने पेनिनसुला ऑफ गॉड्स के प्लूटो टेम्पल के बारे में सुना था। कहा जाता है कि यह प्लूटो की टेरिटरी है। इसमें अंडरवर्ल्ड के कई डायमेंशनल क्रिएचर हैं और वे ऑर्डिनरी डायमेंशनल क्रिएचर से बहुत अलग होते हैं। क्या हम कंडीशंस नहीं बदल सकते? जैसे 2 और कंपेनियन एग्स ऐड करना कैसा रहेगा? निहाल ने कहा। यह क्लियर था कि वो मुश्किल में पड़ गया था। आशु ने सर्टेनिटी के साथ जवाब दिया। फिर मैं लॉर्ड इंद्रजीत से बात करने जाता हूं। वैसे उस पैलेस के बारे में तुम्हें कितना पता है? क्या तुम दरवाजा खोलने को लेकर कॉन्फिडेंट हो? निहाल ने कहा। यह साफ था कि वो आशु और जीवन के साथ मिलकर दरवाजा खोलने का मौका पाना चाहता था, लेकिन वो पूरी तरह श्योर नहीं था। वो सिर्फ अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। लेकिन अगर कंडीशंस पर बातचीत के बाद भी वो दरवाजा नहीं खोल पाता तो ये बहुत ही एम्बैरेसिंग होता। मैंने सुना है कि ये शायद मेड्यूसा का पैलेस है। अगर ऐसा है तो मुझे दरवाजा खोलने का तरीका पता हो सकता है। आशु ने कहा। तुम कितने कॉन्फिडेंट हो? निहाल ने पूछा। अगर ये मेड्यूसा का पैलेस है तो 90% चांस है, आशु ने जवाब दिया। यह सुनकर निहाल बहुत खुश हुआ। उसने अपने सीने को थपथपाते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मेरी तरफ से अच्छी खबर का इंतजार करो। मैं लॉर्ड इंद्रजीत को कन्विंस करने में जरूर कामयाब होऊंगा। निहाल के जाने के बाद जीवन ने आशु से पूछा, क्या तुम सच में पैलेस का दरवाजा खोलने को लेकर कॉन्फिडेंट हो? अभी तक हमारे जख्म भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, तो हमें कुछ भी बहुत जोखिम भरा नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो कि मेरे पास एक कंपेनियन बीस्ट है जो कर्ज से जुड़ी पावर्स को रिस्ट्रेन कर सकता है। मेड्यूसा की पेट्रिफिकेशन आइज दरअसल एक तरह का कर्ज है जो मुझ पर असर नहीं करता। अगर सिर्फ दरवाजा खोलने की बात हो तो ज्यादा जोखिम नहीं होगा। आशु ने समझाया। यह अच्छा है, हालांकि हमें फिर भी केयरफुल रहना होगा। तुम्हें सिर्फ इसलिए लापरवाह नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास एक कंपेनियन बीस्ट है। इस दुनिया में बहुत सी अजीब पावर्स हैं, तो कोई भी कंपेनियन बीस्ट बिल्कुल इनविंसिबल नहीं है। यह बात यहां तक कि मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स पर भी लागू होती है। जीवन ने सीरियस होकर कहा। आशु जानता था कि जीवन को डर था कि वो लापरवाही की वजह से परेशानी में पड़ सकता है। उसने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से समझता हूं। ये शब्द बिल्कुल बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहे गए थे। वो कर्ज डीमन पैलेस को बहुत अच्छे से जानता था। जब तक वो मेड्यूसा के पैलेस में एंटर नहीं होता तब तक कोई खतरा नहीं था। निहाल इंद्रजीत के घर की तरफ दौड़ा और इंद्रजीत ठीक उसी समय एक गेस्ट को रिसीव कर रहा था। तमस, इनसे मिलो। ये पेनिनसुला ऑफ गॉड्स के नंबर 1 फ्रीलांस हंटर निहाल है। इतना कहने के बाद इंद्रजीत ने सोफे पर बैठे इंसान की तरफ इशारा करते हुए निहाल से उसे इंट्रोड्यूस कराया। निहाल, ये तमस है रेड्डी परिवार से, ये भी एक फेमस फ्रीलांस हंटर हैं और उनके पास स्पीयर किंग का टाइटल है। मिलकर अच्छा लगा। स्पीयर किंग मैं पेनिनसुला ऑफ गॉड्स का नंबर 1 फ्रीलांस हंटर निहाल हूं। निहाल ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। तमस सोफे पर बैठा था, लेकिन उसने अपना हाथ बढ़ाने का कोई इंटेंशन नहीं दिखाया। वो हिला तक नहीं और निहाल को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा, पेनिनसुला ऑफ गॉड्स का एक फ्रीलांस हंटर महान निहाल, मैंने इस नाम के बारे में सुना है। यह कहकर उसने इंद्रजीत की तरफ देखा और कहा, जब तुम्हारे पास एक महान फ्रीलांस हंटर की मदद है तो तुम मुझसे क्यों मदद मांग रहे हो? क्या तुम बस इस महान निहाल से दरवाजा नहीं खोलवा सकते? इंद्रजीत ने हल्का खांसते हुए कहा। निहाल सीधे हमले में माहिर हैं। ऐसी कर्स टाइप पावर्स से निपटना उनकी स्पेशलिटी नहीं है, इसीलिए मुझे दरवाजा खोलने में तुम्हारी मदद चाहिए। बिल्कुल, मैं ये कर सकता हूं, हालांकि मेरी एक कंडीशन है, तमस ने कहा। उसने हल्की मुस्कान के साथ निहाल को देखा, जिसने अपना हाथ मजबूरी में वापस खींच लिया था। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? निहाल को यह अजीब लगा। मैंने हाल ही में तुम्हारी सोशल मीडिया पर पोस्ट देखी थी। तुम्हारा रिश्ता आशु के साथ काफी अच्छा है। तमस ने कहा। तो क्या? निहाल ने माथे पर शिकन लाते हुए पूछा। बहुत सिंपल है, ये लो। पहले तमस ने उसे एक बोतल दी। जब निहाल ने तमस से बोतल ली तो उसने अपनी उंगली में खुजली महसूस की। उसने हाथ उठाया और देखा कि उसकी उंगली पर एक लाल डॉट था, जैसे उसे किसी बग ने काट लिया। निहाल ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। उसने बोतल पकड़ी और पूछा, ये क्या है? इसके अंदर पानी है। तुम इस पानी को आंसू के पानी में मिलाकर उसे पिला दो, बस इतना करना है, तमस ने कहा। फिर मैं तुम्हारी मदद से पैलेस का दरवाजा फ्री में खोल दूंगा।
ये नामुमकिन है, मैं तुम्हारी ऐसी गिरी हुई चीजों में मदद नहीं करूंगा। निहाल ने बोतल को जोर से टेबल पर पटकी और इंद्रजीत की तरफ मुड़ा। लॉर्ड होशी, इंद्रजीत, हमें उनकी मदद की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही आशु और उसके साथी को पैलेस में जाने के लिए कह दिया है। मैं गारंटी देता हूं कि मैं पैलेस का दरवाजा खोल सकता हूं। इंद्रजीत को थोड़ा हिचकिचाते देख निहाल ने जारी रखा। माय लाइनर्ड, प्लीज मुझ पर यकीन करें। मैं डेफिनेटली पैलेस का दरवाजा खोलने में मदद करूंगा ताकि आप उस चोर को पकड़ सकें। इंद्रजीत ने निहाल को देखा और फिर तमस को। फाइनली उसने उससे कहा, अगर तुम मदद करने के लिए तैयार हो तो जो मैंने पहले वादा किया था वो अब भी पूरा होगा। तमस सोफे पर बैठा और इंद्रजीत को जवाब नहीं दिया। उसने निहाल के सामने टेबल पर रखी बोतल उठाई और कहा, मुझे लगता है कि तुम सहमत होगे। बिल्कुल नहीं। तुम समझते क्या हो महान निहाल किस तरह का इंसान है? निहाल ने गुस्से में कहा। क्या ऐसा है? इतना कहने के साथ ही तमस की आंखों में अजीब सी हलचल होने लगी। उसकी आंखों में कुछ हिलता हुआ सा मालूम हो रहा था, जैसे किसी कांच के स्फीयर में कोई मस्कीटो या बग ट्रैप्ड हो। निहाल को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे अनगिनत बग्स उसकी हड्डियों को कुतर रहे हों। दर्द इतना खौफनाक था कि उसका चेहरा सफेद पड़ गया और माथे पर पसीने की बूंदें बहने लगीं। नीच कमीने, तूने मुझे क्या किया? निहाल दर्द से लगभग बेहोश हो गया और उसने तमस को घूरते हुए बड़बड़ाया। तमस, तुम मेरी टेरिटरी पर होते हुए मेरे आदमी पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? इंद्रजीत के चेहरे के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए और उसने तमस को घूरते हुए कहा। लेकिन तमस बेपरवाह रहा। उसने बोतल निहाल के सामने रखी और काम अंदाज में कहा, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तुम मरोगे नहीं, लेकिन यह दर्द तुम्हारे मरने तक चलता रहेगा। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम किसी और से मदद ले सकते हो ताकि तुम्हारा दर्द कम हो सके। यह कहकर तमस खड़ा हुआ और इंद्रजीत के आगे हल्का सा बाव करते हुए कहा, मिस्टर इंद्रजीत, मुझे यकीन है कि मैं बहुत जल्दी आपको सर्व करूंगा। मैं हमारी अगली मुलाकात का इंतजार कर रहा होता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुरंत निहाल के शरीर से दर्द कम कर देता। इंद्रजीत ने हाथ लहराया और तुरंत कुछ एपिक एक्सपर्ट्स ने उसे घेर लिया। मिस्टर इंद्रजीत, मुझे उम्मीद है कि आप इसे सोच समझकर करेंगे। आशु मेरे रेड्डी परिवार का दुश्मन है। तो क्या आप रेड्डी परिवार के साथ दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं? यह कहकर तमस ने कदम बढ़ाए और एपिक एक्सपर्ट्स को नजरअंदाज करते हुए बाहर चला गया। इंद्रजीत ने अपने दांतों को किटकिटाया। आखिर में उसने तमस पर हमला करने का कोई ऑर्डर नहीं दिया। निहाल, तुम जानते हो कि रेड्डी परिवार कितना ताकतवर है। वे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अनक्राउंड किंग हैं और हमारे पास उनसे लड़ने की ताकत नहीं है। तुम तमस के जाने के बाद, इंद्रजीत ने निहाल से लाचार होकर कहा और टेबल पर रखी बोतल को देखा। निहाल ने अपने माथे पर आया पसीना पोंछा और छोटी बोतल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। दूसरी तरफ इस सबसे अनजान आशु और जीवन होटल में निहाल की खबर का इंतजार कर रहे थे। ज्यादा समय नहीं बीता था कि वो वापस दौड़ते हुए आया। निहाल, नेगोशिएशन कैसा रहा? आशु ने पूछा। मैं पूरे रास्ते दौड़कर आया हूं। मैं प्यास से मर रहा हूं। बात तब करूंगा जब पानी पी लूंगा, निहाल ने कहा। और फिर वो लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर एक कप पानी भरने लगा। पानी पीने के बाद उसने दूसरा कप डाला और आंसू और जीवन को दिया। मैं प्लूटो टेम्पल के एंट्री पास को ऑब्टेन नहीं कर पाया, निहाल ने पानी का कप पकड़ते हुए कहा। क्या प्लूटो टेम्पल का एंट्री पास इतना प्रेशस है कि बाहरी लोग उसे देख भी नहीं सकते? आशु ने थोड़ी हैरानी से कहा। हालांकि मैं प्लूटो टेम्पल का एंट्री पास हासिल करने में नाकाम रहा, लेकिन मैंने पहले ही मिस्टर इंद्रजीत से इस बारे में डिस्कशन कर लिया। निक है, तुम दोनों पेनिनसुला ऑफ गॉड्स को बैन हटने से पहले ही छोड़ सकते हो। सामान पैक कर लो और मेरे साथ एयरपोर्ट चली तो रोज चलो, निहाल ने कहा। मैं सच में तुम्हारा शुक्रगुजार हूं निहाल। हालांकि हम अभी कुछ समय और यहां रुकना चाहते हैं। फिलहाल हमारा यहां से जाने का कोई प्लान नहीं है, आशु ने पानी का एक घूंट पीते हुए कहा। आशु को पानी पीते देख निहाल ने राहत की सांस ली और कहा, चलो, अगर तुम्हारा जाने का इरादा नहीं है तो क्या तुम इस पर फिर से विचार कर सकते हो। मेरी पैलेस का दरवाजा खोलने में मदद करो। जो सभी रिवॉर्ड मैंने पहले बताए थे वे तुम्हारे होंगे। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लेना। ठीक है, जैसा कि हमने पहले तय किया था वैसा ही करेंगे कंपेनियन एग्स। बराबर,
बराबर बांटे जाएंगे जबकि पास हमारे होंगे। आशु ने सिर हिलाया। चूंकि वो प्लूटो टेम्पल का एंट्री पास ऑब्टेन नहीं कर सका, तो कुछ प्लूटो टेम्पल के कंपेनियनिंग और दूसरे टेम्पल्स के एंट्री पास मिलना भी बुरा नहीं था। ऑफ कोर्स आशु का मेन गोल अभी भी यही था कि इंद्रजीत और बाकी लोग चोर को ढूंढ सकें, अदरवाइज उनके पास पानी में मछली पकड़ने का मौका नहीं होगा। मुझे पता था निहाल के दोस्त बहुत बड़े दिल वाले हैं। निहाल ने अपनी मसल्स से भरी आर्म आशु के गले में डाली और जोर से हंसते हुए कहा। निहाल ने जल्दी से आशु और जीवन को कर्स डीमन पैलेस की तरफ एलईडी किया, जिसे इंद्रजीत के लोगों ने सील कर दिया था, इसलिए बिना उनके ऑर्डर के कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। निहाल नेचुरली एक एक्सेप्शन था। आइडेंटिटी कार्ड दिखाने के बाद उसने आशु और जीवन को कर्स डीमन पैलेस में एलईडी किया। चूंकि बहुत से लोग चोर के ट्रेसेस की तलाश में कर्स डीमन पैलेस में जा रहे थे। स्टोन स्टैच्यू क्रिएचर लगभग पूरी तरह वाइप आउट हो गए थे आशु, और बाकी दो पैलेस के दरवाजे के पास एक जगह तक बिना किसी डायमेंशनल क्रिएचर से सामना किए पहुंचे। सामने ही पैलेस का दरवाजा है, इसे पहन लो, वरना अगर तुमने गलती से भी दरवाजे पर कार्व्ड लड़की की आंखों को देख लिया तो तुम स्टोन के बन जाओगे। निहाल ने 3 जोड़ी आंखों की पट्टियां निकाली और एक एक आंसू और जीवन को दी। उसने खुद भी एक पहन ली। आशु और जीवन ने आंखों की पट्टी पहन ली और आगे बढ़ने लगे। आशु के पास ट्रुथ लिसनर की पावर्स थीं, इसलिए अपनी साइट के बिना भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जीवन भी लगभग उसी तरह था। वो आंखों की पट्टियां पहनने के बाद भी काफी अजाइल रहा। केवल निहाल ही था जो आंखों की पट्टी पहनने के बाद थोड़ा क्लमजी लगने लगा था। यहां तक कि उसके फुटस्टेप्स भी धीमे हो गए थे। आंसू ने भी जल्दबाजी नहीं की। वो धीरे धीरे पैलेस के दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजे को टटोलते हुए लड़की की आंखों को दोनों हाथों से प्रेस कर दिया, जिसके बाद पैलेस का दरवाजा ऑटोमेटिकली खिसक कर खुल गया। ये खुल गया, तुम अब आंखों की पट्टी हटा सकते हो, आशु ने कहा। निहाल ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई और खुशी होकर देखा कि स्टोन का दरवाजा गायब हो गया। उसने अपना फोन निकाला और दरवाजे के सामने खड़े होकर आंसू और जीवन के साथ एक फोटो ली। लगभग तुरंत ही उसने इसे ऑनलाइन पोस्ट किया। महान निहाल और उसके दोस्तों ने मिलकर रहस्यमयी और टेरिफाइंग पैलेस के दरवाजे को खोला। तुम लोग अब होटल वापस जा सकते हो। मैं लॉर्ड इंद्रजीत के पास जाकर इनाम ले आता हूं, बाद में तुम्हें भेज दूंगा। कर्स डीमन पैलेस से बाहर निकलने के बाद निहाल ने अपने टायरानोसॉरस रेक्स पर सवार होते हुए कहा। जैसे ही आशु और जीवन जाने वाले थे, निहाल ने जोड़ा, हाल ही में पेनिनसुला ऑफ गोड्स शांत नहीं रहा है। कुछ भी खाने पीने से पहले ध्यान रखना कि वो चेक हो। समझ गया। आशु मुस्कुराया और हाथ हिलाते हुए जीवन के साथ चला गया। निहाल सड़कों पर टायरानोसॉरस पर सवार होकर चलने लगा। जब भी उसे यंग लोग देखते, वे उसकी जय जयकार करते और हाथ हिलाते। निहाल भी जोश के साथ रिस्पॉन्स देता। सिटी से बाहर निकलने के बाद निहाल के चेहरे के एक्सप्रेशंस सीरियस हो गए। वो तेजी से सिटी से बाहर बनी एक हवेली जा पहुंचा। तमस से कहो कि मैंने वही किया है जो उसने मुझसे करने को कहा था, निहाल ने गार्ड से कहा। गार्ड को जैसे पता था कि निहाल आने वाला है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर आइए लॉर्ड तमस, आपका इंतजार कर रहे हैं। निहाल गार्ड के पीछे पीछे हवेली में गया और जल्दी ही उसने तमस को देखा। तमस पुल के सामने सनबाथ ले रहा था। उसके हाथ में एक नायाब एंटीक गन थी, जिसे वो कपड़े से केयरफुली साफ कर रहा था। तमस, मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया है, प्लीज अब मुझ पर लगी रिस्ट्रिक्शंस हटा दो। निहाल ने एक छोटी बोतल निकाली और उसे तमस के सामने टेबल पर रख दी। उसके अंदर का लिक्विड पहले ही डिसअपीयर हो चुका था। तमस ने टेबल पर रखी बोतल की तरफ देखा और अचानक अपने हाथ में मौजूद नायाब गन उठाई। फिर उसने निहाल पर ट्रिगर दबा दिया। निहाल का रिएक्शन भी स्लो नहीं था। उसने अपने शरीर को बचाने के लिए एक शील्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन गोली बहुत अजीब थी। वो शील्ड के अराउंड घूमी और उसके कवच में मौजूद गैप से होकर गुजरते हुए उसकी मसल्स में ढंस गई। अजीब बात यह थी कि वो गोली मेटल की नहीं, बल्कि ग्रेश व्हाइट रंग की हड्डियों से बनी हुई थी। मसल्स में घुसने के बाद वो हड्डी की गोली छोटी छोटी ब्लड वेसल्स प्रोड्यूस करने लगी। वे निहाल के मसल्स और ब्लड वेसल्स से कनेक्ट होते हुए ऐसी लगी मानो वो उसे पैरासाइट्स की तरह इन्फेक्ट कर रही हो। निहाल को अपने शरीर में तेज दर्द महसूस होने लगा और उसका शरीर सुन्न होने लगा। उसे एक घुटने पर झुकना पड़ा और अपने हाथों को नीचे प्रेस करना पड़ा ताकि वो जमीन पर गिरने से बच सके। तमस ने निहाल को हिकारत भरी नजरों से घूरते हुए
मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ हूं? क्या तुम सोचते हो कि मुझे पता नहीं चला कि तुमने उस लिक्विड को फेंक दिया है? क्योंकि तुम इतने महान हो और अपने दोस्त के लिए सैक्रिफाइस देने को भी तैयार हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। कितना नीच इंसान है। महान निहाल अपने दोस्तों को धोखा कैसे दे सकता है? तुमने गलत इंसान को चूज किया है। निहाल अचानक खड़ा हुआ और दोनों हाथों से अपनी कुल्हाड़ी से तमस पर स्लैश करने के लिए झपटा। कितने दयनीय और बेवकूफ इंसान हो तुम सोचते हो कि क्योंकि कुछ नादान लोग तुम्हें महान निहाल कहते हैं, इसका मतलब है कि तुम कोई बड़ी हस्ती हो? वो तो बस अनजान लोगों का मनोरंजन है ट्रू एक्सपर्ट की नजर में। तुम बस एक नीच कीड़े हो। मैं तो बस एक उंगली से तुम्हें मार सकता हूं। तमस वहीं बैठा रहा मोशनलेस। लेकिन निहाल को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका दिल धड़कना बंद होने वाला हो। उसका शरीर एक और कदम आगे बढ़ाने में अनेबल था। वो अपनी ह्यूज कुल्हाड़ी से हमला करने की पोज में ठहर गया, या यूं कहे कि इमोबिल हो गया। पहले तुम मेरे बोन ईटिंग वर्म का शिकार हुए और अब तुम मेरी पैरासिटिक बुलेट का शिकार हो गए। क्या तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम वाकई बेवकूफ हो। तमस ने जमे हुए निहाल को देखते हुए कहा। फिर कुछ पल का पॉज लेकर उसने आगे कहा, बोन, ईटिंग वर्म तुम्हारी हड्डियों को तब तक खाता रहेगा जब तक कि कुछ बचा ना रहे। जब वो वक्त आएगा तब केवल फ्लैश, ब्लड और स्किन ही बचेंगे। तुम सड़े हुए फ्लैश के ढेर जैसे हो जाओगे महान निहाल। जब तुम रोते हुए घुटनों के बल गिरोगे, दया की भीख मांगोगे और मुझसे मरने की भीख मांगोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि असली ग्रेटनेस क्या होती है। महान निहाल कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। निहाल कांप रहा था। उसकी नसें फूल रही थीं, मानो वो अपने शरीर को हिलाने की पूरी कोशिश कर रहा हो। लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बावजूद वो अपना शरीर हिला नहीं सका। उसकी हड्डियों से इनह्यूमन दर्द की लहरें उठ रही थीं, मानो हजारों वर्म्स उसकी हड्डियों को खा रहे हों। निहाल की आंखों, कानों, नाक और मुंह से खून बहने लगा। केवल तुम जैसे एरोगेंट वर्म ही खुद को महान कहने की हिम्मत कर सकते हो। मुझे लगता है कि तुमने कभी ट्रू पावर देखी ही नहीं। पेनिनसुला ऑफ गोड्स का नंबर 1 फ्रीलांस हंटर, ये तो एक तरह के जोकर का टाइटल है, और तुमने इसे सच मान भी लिया। पेनिनसुला ऑफ गोड्स पर कई एक्सपर्ट हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें सबसे बेस्ट बनाता है? तमस ने तिरस्कार से कहा, मैं पेनिनसुला ऑफ गोड्स का नंबर 1 फ्रीलांस हंटर हूं। मैं महान निहाल हूं। निहाल ने दांत भींचते हुए कहा, जबकि उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। कितना घमंडी और बेवकूफ इंसान है। तमस ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, मैं महान निहाल हूं। मैं पेनिनसुला ऑफ गॉड्स का नंबर 1 हंटर हूं। मैं इरिप्लेसेबल निहाल हूं। निहाल के सातों ऑरिफिसेस से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें डिटर्मिनेशन से भरी हुई थीं। बस एक तुच्छ इंसान की बेकार इमेजिनेशन। तमस अपनी बात पूरी करता, इससे पहले ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए। मैं महान निहाल हूं। निहाल ने दहाड़ लगाई और उसके शरीर से टेरिफाइंग पावर इरप्ट होने लगी, और एक गोल्डन रोशनी उसके शरीर से बाहर निकली, उसे इस तरह ढकते हुए मानो वो एक गोल्डन गॉड हो। अगले ही पल वो पैरासिटिक बुलेट जिसने निहाल के शरीर को बाउंड कर रखा था एक्सप्लोड हो गई। उसे निहाल की मसल्स ने जबरदस्ती बाहर निकाल दिया, और उसके वेसल्स जैसे दिखने वाले थ्रेड्स पूरी तरह टूट गए। अपने मजबूत हाथों में ह्यूज कुल्हाड़ी पकड़कर निहाल ने चकाचौंध करती गोल्डन डिवाइन रोशनी के साथ स्लैश किया। बड़ी हवेली उस डिवाइन रोशनी के हमलों से 2 हिस्सों में बंट गई और एक बड़ी खाई बन गई। तमस खाई के किनारे पर बगल में खड़ा था। उसके सीने पर से कवच फट चुका था, जिसमें को उसके सीने की मसल्स दिखाई दे रही थीं, और उन पर खून से सने जख्म थे। तमस का चेहरा सफेद पड़ चुका था, और उसमें अब भी डर के निशान थे। उसकी नाक का भी एक पोर्शन कट चुका था और खून बह रहा था। अगर उसके क्विक रिफ्लेक्सेस ना होते तो वो उस टेरिफाइंग गोल्डन डिवाइन रोशनी के नीचे मारा गया होता। महान निहाल के सामने तुम बस ऐसे कीड़े हो जो केवल भागना जानते हो। निहाल के शरीर से निकलने वाली गोल्डन डिवाइन रोशनी गायब हो गई, और गॉड लाइक शैडो भी गायब हो गई। ह्यूज कुल्हाड़ी जमीन पर टिक गई, जिसे निहाल दोनों हाथों से पकड़े हुए था। वो केवल अपनी विल पावर के बल पर खड़ा रहा। फिर भी उसने तमस को हिकारत भरी नजरों से देखा। बोलते हुए उसने अपना सेलफोन निकाला और एक सेल्फी भी ले ली। फोटो देखते हुए उसने खुद से कहा,
जैसा कि उम्मीद थी, महान निहाल का कोई मुकाबला नहीं। कीड़ों को खत्म करते हुए भी वो इतना हैंडसम दिखता है। इस हराम खोर के हाथ पैर काट दो। मैं चाहता हूं कि ये कीड़े की तरह मेरे सामने पड़ा रहे। निहाल की आंखों में खुद के लिए हिकारत देखकर तमस गुस्से से पागल हो गया। वो कैसे उसे कीड़े की तरह देख सकता है? ये उसके लिए सबसे बड़ा अपमान था। तमस के पास खड़े कुछ ईपिक एक्सपर्ट्स तुरंत तमस को घेरने लगे। हालांकि वे बहुत ज्यादा केयरफुल थे और सीधे निहाल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर सके। आफ्टर ऑल, निहाल का हमला बहुत ही टेरिफाइंग था। 2 हिस्सों में बंटी हवेली और वो खाई, इसका सबूत थी। डर किस बात का क्या? तुम नहीं देख सकते कि उसमें अब स्ट्रेंथ नहीं बची? तमस ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। नहीं, उसमें स्ट्रेंथ है। हवेली के बाहर से एक आवाज आई। तुम यहां क्यों हो? निहाल ने अपना सिर घुमाया और आंसू और जीवन को देखा। तुम्हारे जैसे दोस्त के लिए हम कैसे नहीं आते? ये सही नहीं होता, जीवन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी आंखों में हल्की कोल्डनेस झलक रही थी। असल में जिस दिन से निहाल उन्हें ढूंढने आया था, जीवन और आंसू को महसूस हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। दोनों ने बस चुपचाप उसे देखा और पीछा किया। आखिर में वे चुपके से उसका पीछा करते हुए यहां तक पहुंचे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे ऐसा होते देखेंगे। तमस ने उन दोनों को देखकर नफरत भरी स्माइल के साथ कहा, आशु, तुम सही समय पर आए हो। अब लिजा और सिद्धार्थ का हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया। और तुम जीवन शेरगिल हो, तुमने ही लिजा के प्राइमोर्डियल एनर्जी सी को डिस्ट्रॉय किया था। सही कहा ना? मैं ही था, जीवन ने बेझिझक होकर कहा। लगता है उसका एनर्जी सी डिस्ट्रॉय करना उसके लिए बहुत आसान सजा थी। उसे तो मार देना चाहिए था क्या? ऐसा है, ये वाकई अनफॉर्चुनेट है। मुझे डर है कि अब तुम्हें मेरे रेड्डी परिवार के किसी भी मेंबर को छूने का मौका नहीं मिलेगा, तमस ने कहा और अपने हाथ में पकड़ी नायाब गन आशु की तरफ तान दी। उसने आगे कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुरंत रुक जाता, वरना मेरी गन की बुलेट से निहाल के शरीर में मौजूद बोन ईटिंग वर्म बेकाबू हो जाएगा और पल भर में उसकी सारी हड्डियां चबा जाएगा। वो तुम्हारा दोस्त है और उसने तुम्हारे लिए इतना सैक्रिफाइस किया है। तुम नहीं चाहोगे कि वो बेरहम मौत मरे, है ना? निहाल सही कह रहा था। तुम वाकई एक गंदे कीड़े हो। आंसू रुका नहीं और तमस की तरफ बढ़ता रहा। उसने बैम्बू ब्लेड के हैंडल पर पकड़ मजबूत कर ली और उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट साफ झलक रहा था। मैंने तुम्हें रुकने को कहा था, क्या तुमने सुना नहीं? क्या तुम उसे मरते हुए देखना चाहते हो? तमस ने ट्रिगर पर उंगली रखते हुए आंसू से चिल्लाकर कहा, बोन ईटिंग वर्म तुम्हारा कंपेनियन बीस्ट है। अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारा कंपेनियन बीस्ट भी नेचुरली मर जाएगा। जाहिर है, तब निहाल के लिए खतरा भी खत्म हो जाएगा। मैं अभी तुमसे लगभग 35 मीटर की दूरी पर हूं। तुम्हारी गन चलने से पहले मैं तुम्हारा सिर काट चुका होऊंगा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम शूट कर देख सकते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुरंत उस बोन ईटिंग वर्म को वापस बुला लेता। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिन्हें मारना पसंद है। मुझे अपनी सेबर निकालने की वजह मत दो। आशु तमस की तरफ चलते हुए बोलता रहा। तमस ने ऐसा दिखाया जैसे उसने कोई बहुत ही बड़ा जोक सुना हो। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये बात रोशन शेरगिल ने कही होती तो मैं वही करता जो उसने कहा। लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे डैड ने उसकी मां से शादी कर ली तो तुम खुद को रोशन का छोटा भाई समझने लगे हो? और अगर तुम उसके छोटे भाई भी हो तो भी जब तक तुम खुद रोशन नहीं हो, तुम्हें मुझसे ऐसा कहने का कोई हक नहीं। ये कहते हुए तमस ने ट्रिगर पुल कर दिया। स्लेंडर और पावरफुल उंगलियों ने सेबर के हैंडल को थामा और वो सेबर बहुत स्मूथली म्यान से बाहर निकाल ली गई। सेबर बीम चौंका देने वाली स्पीड से अपीयर हुई। सभी को ऐसा लगा जैसे उनकी नजरें धुंधला गई हों। आंसू और उसकी सेबर मानो गायब हो गए हों। जब उन्होंने आंसू को दोबारा देखा तो पाया कि वो तमस के पीछे खड़ा था। उसके हाथ में एक क्रिस्टल क्लियर सेबर थी। सेबर की टिप डायगनली जमीन की तरफ पॉइंटेड थी और सेबर की टिप से खून की एक बूंद धीरे धीरे बहती हुई जमीन पर गिरी। जैसे ही खून की वो बूंद जमीन पर गिरी, एक क्रैक की आवाज आई, जिसके साथ ही तमस के हाथ में मौजूद नायाब गन 2 हिस्सों में बंट चुकी थी और तमस का शरीर भी उसका चेहरा, जो डर और डिसबिलीफ से भरा हुआ था, 2 टुकड़ों में बंट चुका था। लॉर्ड तमस के साथ आए इपिक एक्सपर्ट्स अवाक खड़े रह गए। जब वे एक्सपर्ट्स रेड्डी परिवार के साथ थे
तब उन्होंने सुना था कि आशु को शेरगिल परिवार की प्रोटेक्शन मिली हुई थी, एक ऐसा स्टूडेंट जिसे शेरगिल परिवार ने शेल्टर दिया था। लेकिन इस स्टूडेंट ने केवल एक ही स्ट्राइक में तमस को मार गिराया। रेड्डी परिवार में जहां बहुत सारे एक्सपर्ट्स मौजूद थे, तमस को एक टॉप ग्रेड एक्सपर्ट माना जाता था। ऐसा इंसान आंसू के एक ही स्ट्राइक को भी नहीं रोक सका। यह देखकर वे लोग अवाक रह गए और उनकी सारी हिम्मत टूट गई। रिएक्शन के तौर पर उन्होंने लड़ने के बजाय मुड़कर भागने का फैसला किया। जीवन किसी भूत की तरह अपीयर हुआ। उसके हाथ में एक डैगर जैसा शार्प नाइफ फ्लैश हुआ और कुछ ही पलों में उसने उन एपिक एक्सपर्ट्स को खत्म कर दिया। एक भी जिंदा नहीं बचा। उसने उन्हें ऐसे काटा जैसे सब्जियां और पनीर काट रहा हो। डैगर से खून पोंछते हुए जीवन ने बेपरवाह अंदाज में कहा, तुम लोग पहले जाओ, इसे मुझ पर छोड़ दो, यह ठीक नहीं होगा। निहाल ने अपने शोक से उभरते हुए अजीब तरीके से जीवन की तरफ देखा। इस मामले को उस पर छोड़ दो, वो हमसे ज्यादा प्रोफेशनल है। आशु ने निहाल को खींचते हुए बाहर की तरफ चलने को कहा। निहाल, वो कुल्हाड़ी वाली स्ट्राइक सच में बहुत पावरफुल थी, तुमने ऐसा कैसे किया? आशु और निहाल टायरानोसोरस रेक्स पर बैठकर सिटी की तरफ जा रहे थे। तभी वो अपनी क्यूरियोसिटी जाहिर करते हुए बोला, निहाल ने जब स्लैश किया था तब उसने जो स्ट्रेंथ लगाई वो उसकी यूजुअल स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा थी। वो बिल्कुल दिन और रात जैसा फर्क था। जब निहाल ने आशु से तारीफ सुनी तो वो तुरंत खुश हो गया। फिर घमंड में सिर ऊंचा करते हुए बोला, द ग्रेट। निहाल सिर्फ बड़ाई नहीं करता, मेरा लाइफ प्रोविडेंस हीरो ऑफ ग्लोरी है। मेरी लाइफ सोल कॉम्बैट फेथ गॉड है। जब मैं ग्लोरी ऑन फेथ के लिए लड़ता हूं तो मैं बेजोड़ पावर प्रोड्यूस कर सकता हूं। जैसे जैसे आशु ने सुना, उसके एक्सप्रेशन चेंज होते गए। हालांकि निहाल ने खुद को बहुत पावरफुल बताया और उसका लाइफ प्रोविडेंस और लाइफ सोल सच में पावरफुल थी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत अजीब थी। यह कहा जा सकता है कि ज्यादातर समय उसका लाइफ प्रोविडेंस और लाइफ सोल बेकार होती थी। उसके लाइफ प्रोविडेंस और लाइफ सोल का मतलब था कि वो अपनी लड़ाई खुद के लिए नहीं लड़ सकता था। ज्यादातर मामलों में केवल दूसरों के लिए लड़कर ही वो हीरो ऑफ ग्लोरी लाइफ प्रोविडेंस को एक्टिवेट कर सकता था। इसके अलावा निहाल का यकीन मजबूत होना जरूरी था। जितना वो खुद पर यकीन करता, उसकी लाइफ सोल उतनी ही मजबूत होती। अगर उसके मन में बुरे ख्याल होते और उसने हीरोज की ग्लोरी को वायोलेट किया तो उसका लाइफ प्रोविडेंस बेकार हो जाता। इसके अलावा अपने गिल्ट की वजह से उसकी कॉम्बैट फेथ गॉड लाइफ सोल भी बहुत कमजोर हो जाती। हालांकि कुछ सर्कमस्टांसेस में निहाल बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता था। अगर कई लोग उसे दिल की गहराई से एक्नॉलेज करते और उसकी वर्शिप करते तो उसकी लाइफ सोल बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाती। कितने अजीब लाइफ प्रोविडेंस और लाइफ सोल है, आशु ने सोचा। वैसे जो फोटो तुमने अभी ली थी उसे इंटरनेट पर अपलोड मत करना। इस बारे में फिर से बात भी मत करना। बस इसे ऐसे समझो जैसे तुमने कभी तमस को नहीं देखा, आशु ने कहा और अपना फोन निकाला। देखा कि डेड मैन ट्री जरा भी रिएक्ट नहीं कर रहा था पहले की तरह। उसने तमस के कॉर्प्स को एब्जॉर्ब नहीं किया। बिल्कुल, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं, निहाल ने कहा और अपना फोन निकाला और पहले ली गई फोटो को डिलीट कर दिया। रेड्डी परिवार वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अनक्राउंड किंग था। हालांकि निहाल पेनिनसुला ऑफ गॉड्स में बहुत फेमस था, वो अभी भी उनसे मुकाबला करने के लिए बहुत दूर था और वे उसे परेशान करने लगे तो शायद मुश्किल हो सकती थी। फोटो डिलीट करते समय निहाल का फोन बज उठा। जैसे ही निहाल ने कॉल उठाया, उसका चेहरा तुरंत बिगड़ गया। वो चौंकते हुए बोला, क्या पैलेस में मौजूद मेड्यूसा ब्रेकआउट कर बाहर निकल आई? ये कैसे हुआ? निहाल की बात सुन आशु के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल गए। वो अच्छी तरह जानता था कि मेड्यूसा कितनी खतरनाक है। अगर मेड्यूसा सच में अपनी कन्फाइन से बाहर निकल आई तो ये सिटी या यहां तक कि पूरा पेनिनसुला ऑफ गॉड्स लाशों का ढेर बन जाएगा। माफ करना, मुझे तुरंत वापस जाना होगा। अगर फ्यूचर में मौका मिला तो फिर बात करेंगे, निहाल ने आशु से कहा। हम साथ में चलते हैं। आशु को भी यह मामला अजीब लग रहा था। मेड्यूसा पैलेस के अंदर थी, कोई महल में घुसा था। अगर किसी ने उसे टच किया तो वो एक डीमोनेस में बदलकर इंसानों पर हमला कर देती। हालांकि पैलेस में घुसने के बाद दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता, इसलिए मेड्यूसा को पैलेस से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। कम से कम वो गेम में तो कभी बाहर नहीं भागी। क्या ये चोर का काम है? आशु को यह सोचकर कुछ गड़बड़ लग रही थी। शायद इसका कुछ कनेक्शन चोर से था। ठीक है,
निहाल ने आंसू के साथ औपचारिकता नहीं की और टायरानोसोरस रेक्स को सिटी की ओर दौड़ने के लिए कहा। सिटी के पास पहुंचने से पहले उन्होंने देखा कि भीड़ उनकी तरफ दौड़ रही थी। कई लोग निहाल को देखकर मदद की गुहार लगा रहे थे। लॉर्ड निहाल, एक डायमेंशनल क्रिएचर सिटी को तबाह कर रहा है, जल्दी जाइए। और देखिए, निहाल ने डायरेक्शंस पूछी और तुरंत टायरानोसोरस रेक्स पर सवार होकर इंसानों की भीड़ के अगेंस्ट दौड़ने लगा। कुछ ही समय बाद जब वे सिटी में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि सिटी की हलचल भरी सड़कों पर सुई फाड़ सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन वहां कई स्टोन स्टैच्यू पड़े हुए थे। उनमें बुजुर्ग बच्चे और कुछ एनिमल्स भी थे। वे तमाम तरह के पोजेज में बने हुए थे। कुछ डर से अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे, जबकि कुछ जमीन पर गिर गए थे। एक पिल्ला भी था जो पिलर पर टॉयलेट कर रहा था, लेकिन वो भी स्टोन बन गया था। कई इमारतें तबाह हो चुकी थीं और सिटी अब घोस्ट्स की दुनिया जैसी लग रही थी। जब आशु ने हर तरफ स्टोन स्टैच्यू देखे तो उसे पता चल गया कि ये मेड्यूसा का ही काम था। ये दरवाजे पर मौजूद स्टोन स्टैच्यू से अलग थे, यहां तक कि अगर कोई उसकी आंखों में नहीं भी देखता तो भी अगर उसे मेड्यूसा की पेट्रीफाइंग आई से देखा जाता तो वो पेट्रीफाई हो जाता। निहाल के एक्सप्रेशन ड्रामेटिकली चेंज हो गए। उसने कुछ पेट्रीफाइड लोगों को पहचान लिया था। तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दिया। निहाल ने तुरंत हेलीकॉप्टर का पीछा करना शुरू कर दिया। 2 गली घुमाकर उन्होंने एक यंग विमेन को सामने दौड़ते हुए देखा। निहाल ने उसका पीछा किया और चिल्लाया, शीतल, तुम यहां क्या कर रही हो? यंग विमेन ने मुड़कर निहाल को देखा और तुरंत खुशी से भर गई। लॉर्ड निहाल, जल्दी जाओ और देखो, मेड्यूसा पूरी सिटी को तबाह कर रही है। तुम्हारे अलावा कोई भी इस सिटी को बचा नहीं सकता। वो कहां है? एग्जैक्टली क्या हुआ? मेड्यूसा पैलेस से कैसे भाग गई? निहाल ने पूछा। मुझे नहीं पता। जब आपने खबर भेजी तो लॉर्ड इंद्रजीत ने पैलेस में किसी को भेजा, लेकिन ज्यादा समय नहीं हुआ था कि मेड्यूसा बाहर आ गई। जो भी लोग और क्रिएचर उसकी आंखों से देखे जाते हैं वो स्टोन स्टैच्यूज में बदल जाते हैं। यहां तक कि कंपेनियन बीस्ट्स भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैं पेट्रीफाई नहीं हुई क्योंकि मुझे एक स्पेशल कंपेनियन बीस्ट से प्रोटेक्शन मिली हुई थी। शीतल ने कहा। वो कहां है? निहाल ने पूछा। वो वहां है, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। हालांकि बेहतर होगा तुम टायरानोसोरस रेक्स पर सवार ना हो। अगर वो इसे देखेगी तो ये भी पेट्रीफाई हो जाएगा। शीतल ने टायरानोसोरस की तरफ इशारा किया। ठीक है। निहाल ने टायरानोसोरस को वापस टैटू की फॉर्म में भेज दिया और शीतल की पॉइंट की हुई डायरेक्शन में दौड़ने लगा। शीतल भी उनके पीछे दौड़ी, लेकिन जब उसने देखा कि आंसू भी उसी डायरेक्शन में दौड़ रहा था तो उसने उससे कहा, तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? क्या तुम्हें मेड्यूसा के देखने पर पेट्रीफाई होने का डर नहीं है? जल्दी करो और अंडरग्राउंड बॉम्ब शेल्टर में छिप जाओ। मैं वहां जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मैं मदद कर सकता हूं। आशु को मेड्यूसा से डर नहीं था। ट्रुथ लिसनर, मेड्यूसा की पेट्रिफिकेशन आइज को परफेक्टली रिस्ट्रेन कर सकता था और डीमन ड्रैगन ट्रू बॉडी से वो मेड्यूसा से थोड़ी देर तक मुकाबला भी कर सकता था। हालांकि वो मेड्यूसा को मार नहीं सकता था, लेकिन उसे डरने की जरूरत भी नहीं थी। जब शीतल ने देखा कि आशु पहले ही दौड़कर पहुंच चुका था तो उसने कुछ और नहीं कहा। हालांकि उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आशु एक स्टूडेंट जैसा लगता था जो शायद उससे भी छोटा था। वो कैसे मदद कर सकता था? अगर मेड्यूसा ने उसे देखा तो शायद वो तुरंत पेट्रीफाई हो जाएगा। थोड़ी ही दूरी पर दौड़ने के बाद उसे अगले ब्लॉक की सड़क से एक धमाका सुनाई दिया। उसने कुछ हेलीकॉप्टरों को आसमान से जमीन पर फायरिंग करते हुए देखा। निहाल सीधे एक इमारत पर चढ़ गया। आंसू और शीतल भी चढ़ गए। जब वे इमारत की छत पर पहुंचे तो वे दूसरी साइड दौड़े और नीचे देखा तो उन्हें 3 से 4 मीटर ऊंची एक डीमोनेस नजर आई, जिसके बाल जहरीले स्नेक्स की तरह थे, जो 3 मंजिला इमारत के ऊपर खड़ी थी। उसके सिर के स्नेक जैसे लंबे बाल इंडेफिनेटली हवा में लहराते हुए एक हेलीकॉप्टर के चारों तरफ रैप्ड थे, जिससे वो हेलीकॉप्टर टुकड़ों में एक्सप्लोड हो गया। एक एपिक एक्सपर्ट एक फ्लाइंग ईगल पर सवार होकर स्पीयर के साथ आसमान में उड़ते हुए मेड्यूसा पर हमला करना चाहता था, लेकिन मेड्यूसा ने बस अपनी नजरें घुमाई और उसे देखा, जिसके बाद उस एपिक एक्सपर्ट को और उसके ईगल कंपेनियन बीस्ट को स्टोन बना दिया गया। वे आसमान से गिरकर टुकड़ों में बिखर गए। दूर से मिसाइलें उड़कर आईं और बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। प्राइमोर्डियल गोल्ड के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए, लेकिन उन्होंने
मेड्यूसा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। नजदीकी इमारत में से कुछ लोग लगातार मेड्यूसा पर प्राइमोर्डियल गोल्ड बुलेट शूट कर रहे थे। कई लोग अपने कंपेनियन बीस्ट्स के साथ उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब कुछ बेकार था। मेड्यूसा ने अपनी नजर घुमाई और जितने भी कंपेनियन बीस्ट उसे दिखे वे सभी स्टोन स्टैच्यूज में बदल गए। नाचते हुए स्नेक्स जैसे बाल इमारतों में घुसकर सोल्जर्स और पुलिस वालों को मौत के घाट उतार रहे थे। जो भी इंसान किसी स्नेक के सिर से काटा जाता वो तुरंत खून में तब्दील हो जाता। स्नेक के बाल एक एक करके टैंकों को लपेटते और उन्हें आसमान में फेंक देते। जब वे गिरते तो नजदीकी इमारतों में गड्ढे बन जाते। टेरिफाइंग मेड्यूसा ने सिटी में तबाही मचा रखी थी, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं सका। इंसान उसके सामने लाचार हो गए। यहां तक कि एपिक एक्सपर्ट्स भी केवल अपने कंपेनियन बीस्ट्स को दूर से उस पर हमला करने के लिए कंट्रोल करने की ही हिम्मत जुटा पा रहे थे, परंतु वे उसकी आंखों से देखे जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। नजदीकी इमारत ढह गई। उस इमारत के अंदर छिपे हुए कई इंसान डर के मारे चीख पड़े। मेड्यूसा ने अपनी नजर घुमाई और तुरंत इंसानों का वो ग्रुप पत्थरों में तब्दील हो गया। उनके चेहरों पर डर के अलग अलग एक्सप्रेशन थे। टूटते हुए फ्लोर गिरे और तुरंत ही स्टोन बने इंसान टुकड़ों में बिखर गए। धत्तेरी निहाल ने अपनी कुल्हाड़ी पकड़ी और पास की छोटी इमारत पर कूदने का मन बनाया। कहां जा रहे हो? आशु ने उसे खींचते हुए पूछा। मैं उसके पीछे जाऊंगा और उसकी गर्दन काट दूंगा, ठीक उसी तरह जैसे मिथ में उस लीजेंडरी प्रिंस ने किया था। मैं उसकी गर्दन काट दूंगा, निहाल ने कहा। तुम्हारे पास प्रिंस की एडामेंटाइन स्वॉर्ड, हेल्म ऑफ डार्कनेस और विंग्ड सैंडल नहीं है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम कामयाब हो सकते हो? आशु ने भी उस मिथ के बारे में सुना था जिस बारे में निहाल ने बताया। गॉडेस ऑफ विजडम की मदद से उसने कुछ डिवाइन वेपन्स का इस्तेमाल करके मेड्यूसा की गर्दन को सीक्रेटली काट दिया था। अगर वो उसे एक घटिया कुल्हाड़ी से काटने की कोशिश करेगा तो ये अजीब होगा। जहां इच्छा है वहां रास्ता है। कुछ काम किसी को तो करना ही पड़ता है। द ग्रेट निहाल ये कर सकता है, निहाल ने कहा और फिर बाहर की तरफ दौड़ा और पास की छत पर कूद पड़ा। फिर वो झुका हुआ चलने लगा ताकि मेड्यूसा उसे ना देख सके। वो एक और इमारत की तरफ बढ़ता गया और लगातार मेड्यूसा के पास पहुंचता गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।